देहरादून में एसडीजी अचीवर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। साथ हम लोगों ने जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया था और इन सालों में एक बड़ा आंकड़ा है जो लोगों ने रिवर्स प्लान भी हमारे प्रदेश में किया है। तो नेगी जी का भी मैं एक बार फिर से बहुत इनको बधाई देता हूँ। आदरणीय शिखा जी, आपका भी लगातार महत्वपूर्ण योगदान हमारे इन सभी क्रियाकलापों में रहता है। जूरी की मेंबर के नाते लगातार लोगों का प्रोत्साहन करती हैं। आज 3 जनपद हमारे नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी के हमारे अधिकारीगण सभी जनपदों से और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह एसटीजी इंडेक्स में एसटीजी में अपना योगदान देने वाले और पुरस्कृत होने वाले सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे प्लान विभाग के सीओ श्री मनोज पंत जी, उनकी पूरी टीम में और कारपोरेट के हमारे प्रतिनिधि जो लगातार सीएसआर के माध्यम से हमारे राज्य की विकास योजनाओं में भी अपना योगदान देते हैं और एसटीजी में भी अपना योगदान देते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी संस्थाएं, सभी एसटीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले और यहाँ उपस्थित मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्रदूतों के समक्ष, आप सबके समक्ष लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में आज यहाँ पर हर वर्ष की भांति आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। आप सबको देखकर आप विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं, विशिष्टताएं प्राप्त करते हैं, नवाचार करते हैं, ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसडीजी अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है और निसंदेह जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं वो हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पाथे देने का काम, यानी रास्ता देने का काम उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी का योगदान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है।
अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण है। और सच में मैं कहूँ तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो केवल राज्य के अंदर ही नहीं, विभिन्न राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी, इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा और पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सब अगर जिनका लालन पालन यहाँ हुआ होगा, आपका तो हुआ ही, आप तो सर हिला रही हैं, जिनका भी हुआ है, जैसे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो आप कभी किसी रास्ते से निकलते होंगे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में भी अनेक जगह पर आपको जो है अनेक स्थानों पर जल के स्रोत मिलते थे। पहाड़ों में जाते थे तो नौले मिलते थे, धारे मिलते थे, गधेरे मिलते थे, और उधर पिथौरागढ़ की भाषा में बोलते हैं छ्यो। कोई जानता है छ्यो क्या होता है? जहां पर पानी फूटता है। तो वो सब जो है धीरे धीरे, अब आप देखिए तो धीरे धीरे वो सब बंद सा हो गया। मैं न्यूनता नहीं कह रहा हूं, बंद सा हो गया। आप किसी रास्ते पे निकलिए, यहाँ से आप ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर होते हुए आप चंबा से टिहरी पहुंचिए, या आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचिए, या आप यहाँ से पौड़ी की तरफ को जाइए, आगे जाइए, चार धाम यात्रा पर चले जाइए, पिथौरागढ़ से इधर चंपावत होते हुए नीचे आ जाइए, आगे चले जाइए, जगह जगह पर ये सूख गए। मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता है, नेगी जी, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जो है ये पलायन के साथ साथ इस पर भी, जल संचय पर, जल संरक्षण पर, स्रोतों के संवर्धन पर, इनके दोबारा से रिचार्ज पर, उस पर हम सबको काम करना है। मैं आज, चूंकि ये क्रीम हमारे बीच में पूरे राज्य की है, मैं आप सबके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। क्योंकि जहां जल होगा वहां समृद्धि होगी। जल होगा, जीवन तो होगा ही होगा, जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन मैं साथ में शब्द जोड़ रहा हूं कि जल के साथ समृद्धि भी होगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि गंगा जी आ रही हैं, अलकनंदा जी, भागीरथी जी देवप्रयाग में मिल रही हैं, और इसी के हरिद्वार से, यहां से लेकर गंगा सागर तक, जहां तक गंगा जी जाती हैं, अगर गंगा जी ना हो, गंगा जी ना निकले यहां से, तो इन शहरों की महत्ता कितनी होगी, यहां का जीवन कैसा होगा। ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है, अभी मैं 4 दिन पहले मैडम भी थी, तो मैं वहां पूछ रहा था कुछ लोगों से कि भाई बचपन में हम अच्छे अच्छे पेड़ जो होते थे, हमने बचपन में उन पेड़ों में ग्राफ्टिंग शुरू कर दी, कलम करना बोलते हैं। तो अभी नए बच्चों को आप पूछे कलम करना क्या होता है, कोई नहीं बता पाएंगे। आलू को वैसे देख के समझ जाएंगे कि आलू तो है, आलू कैसे उगाई जाती है, अदरक कैसे उगाई जाती है, लहसुन कैसे लगाया जाता है, धनिया कैसे लगाया जाता है, मेथी कैसी लगाई जाती है, सरसों कब होती है। अभी मत्स्य विभाग की हम बैठक ले रहे थे 2 दिन पहले, आप नहीं थी उसमें, सुंदरम जी आप थे,
तो वहाँ मच्छियों की बात आ गई थी। महासीर होती है, ट्राउट फिश आती है, लाछी आती है, सिंगी आती है, रोहू आती है। तो मैंने कहा ये सब मच्छियां मैंने जो है बचपन में खुद पकड़ी है। हम लोग बंसी लगाते थे, क्योंकि सौभाग्य से गांव में पैदा हुए, उसी में देखा। वहां तो वो लगाते थे गोछा, क्या बोलते हैं, गोछा ही बोलते हैं, जाल। अरे गोछा भी होता है जो ऐसे ऐसे लगाते हैं, जिसका मुंह चौड़ा होता है, अंदर जाके पतला हो जाता है, वो गोछा बोलते हैं ना पांडे। तो ये सब हम अपनी नई पीढ़ी को भी, अभी तो हमारे लिए चुनौती तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में कितनी चुनौती होने वाली है। आप देहरादून का ये मौसम देखिए, आप पिछले साल की गर्मी का आप लोगों ने अनुभव लिया होगा क्या? उससे पहले इतनी गर्मी होती थी क्या? अभी से थोड़ा सा एक दिन किस दिन तापमान बढ़ता है तो पंखे चलने लग गए, कहीं कहीं एसी भी चलने लग गया। मैं ही आया था अभी 11-12 तारीख को, तो दिल्ली से आने के बाद वहां भी एसी चला दिया सचिवालय में, तो तुरंत जो है मौसम परिवर्तन हो गया। कई लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, अनावश्यक संक्रमण के उसमें आ रहे हैं। तो हमारे एसटीजी जो है अवार्ड लेने वाले हैं, एसटीजी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां एक ये है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपने आप में चुनौती है, क्योंकि अभी मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा, ये मेरे पास आए कि हमको जो है इस बार एसटीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं, मुझे खुशी होना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सफलता प्राप्त करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता पर टिके रहना ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे लिए कई सारे मामलों में आज रविशंकर जी, आपने हमारे राज्य में मुख्य सचिव के नाते पूरी सेवा दी है। उसके बाद आज भी आप सेवा दे रहे हैं राज्य के अंदर, जहां भी हम आपका समय मांगते हैं आप समय देते हैं, आप अपना पूरा डिवोशन के साथ यहाँ काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि अब बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य आज देश का ऐसा राज्य बन गया है कि कहीं ना कहीं हम उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद पूरा देश उस दिशा में चलता है। आप देखिए, अभी हम लोगों ने यहां पर यूसीसी को लागू किया। यूसीसी लागू किया, देश की आजादी के बाद हमारा राज्य पहला राज्य है जहां पर सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। हमने नकल का कानून लागू किया है। आपको ध्यान होगा, आज से कुछ वर्षों पहले नकल बहुत बड़ी समस्या थी, और इतनी बड़ी समस्या थी कि जो होनहार बच्चे थे, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां,